बारिश से एक मकान भी गिर गया। दिल्ली के हरी सिंह पार्क इलाके के जिस मकान की छत गिरी है उसकी तस्वीरें हम आपको अंदर से अब दिखा रहे हैं। ये 2 कमरे थे जहां पर 8 लोग रहते हैं और इस कमरे की सबसे पहले आप हालात देखिए कि किस तरीके से छत पूरी नीचे गिरी हुई है। वो सीलिंग फैन जो छत पर होता है किस तरीके से अब हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है सीलिंग के सहारे। और साथ ही यहाँ पर 2 चारपाई थी, उनके ऊपर पूरा मलबा नजर आ रहा है। लोहे की सिल्लियां, ऊपर का पूरा मलबा कमरे में गिरा हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इस कमरे में जो लोग थे उनको पड़ोसियों की मदद से बाहर निकाला गया। तो फोल्डिंग चारपाई यहाँ दिख रही है जिसके ऊपर सिर्फ मलबा ही मलबा है। सिल्लियां जो ऊपर से हैं वो सब इस कमरे की नीचे गिर गई है। कूलर की हालत आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ऊपर से जब सिल्लियां गिरी हैं, मलबा गिरा है तो पूरा कूलर जो है वो पिचक गया है। इसके बाद दूसरे कमरे की तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो ये दूसरे कमरे में एक बड़ा लकड़ी का बेड था जिसके ऊपर पूरा मलबा है। जो छत का पंखा था वो बेड के ऊपर पूरा गिरा हुआ है, मलबे के नीचे दबा हुआ है। तो इससे एक अंदाजा लग सकता है कि कितना भयावह वो मंजर सुबह के वक्त का रहा होगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 बजे घर वालों को महसूस हुआ कि अब छत से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है तो छत गिर सकती है। ऐसे में ये छत गिरने लगी और पड़ोसियों ने जब ये आवाज सुनी तो वो मदद के लिए दौड़े। ऊपर छत की हालत देखिए किस तरीके से पूरे छत बेड के ऊपर गिर गई और अभी भी घर के हालात बहुत बेहतर नहीं है। घर की दूसरी तरफ पूरी दरारें आई हैं जहां पर घटना के 1 घंटे बाद भी एक जो ऊपर की सिली थी वो सिली जो वहां लोग थे वो उससे बच गए लेकिन वो गिरी। ऐसे में अभी जो तमाम घर के लोग हैं वो लोग घर के बाहर हैं और फिलहाल जो लोग हैं उनको अभी घर के अंदर आने की मनाही की गई है क्योंकि हालत घर की सही नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों की तरह पानी के वार ने दिल्ली एनसीआर को भी पस्त कर दिया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में तो लगातार हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसने गुरुग्राम के लोगों को खौफ से भर दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। गोल्फ कोर्स रोड के पास मौजूद एक अंडरपास की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई जिनमें एक कार छत तक पानी में डूबी दिखी। अच्छी बात यह रही कि गाड़ी में बैठे लोग किसी तरह बाहर निकल आए जिससे उनकी जान बच सकी। लगातार हुई बारिश की वजह से गुरुग्राम के कई अंडरपास इसी तरह तालाब में तब्दील हो गए। गुरुग्राम के कई जो अंडरपास हैं वो पानी से लबालब भरे हैं। ये जो अंडरपास है ये इको चौक का अंडरपास है जो कि पानी से पूरी तरह से भर गया है। गोल्फ कोर्स रोड के पास एक हाउसिंग सोसाइटी से बनाया गया एक वीडियो में तो बाढ़ जैसा भयानक मंजर दिखा। दूर दूर तक सड़कें पानी में डूबी दिखी। गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के पास तो सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। सामने आई एक तस्वीर में लोग अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्का मारकर वहां से निकालने की कोशिश करते दिखे। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर पर और यहाँ पर आप देख पाएंगे किस कदर जल भरा हुआ है। गुरुग्राम ही नहीं, दिल्ली के पास नोएडा में भी लगातार हुई बारिश के सितम से लोगों को जूझना पड़ा। सेक्टर 61 का ये अंडरपास है जहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सड़क तो नजर नहीं आएगी लेकिन सड़क तालाब बनी हुई जरूर नजर आएगी। बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली को भी बेबस कर दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए। सड़कों पर जलभराव की समस्या ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और पुल प्रहलादपुर के अंडरपास ने हर बार की तरह इस बार भी जल समाधि ले ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये जो सबवे है वो पूरी तरीके से बारिश के पानी में पूरी तरीके से भर चुका है। दिल्ली में बादलों से इस कदर आफत बरसी कि सड़कों पर जैसे नदियां बहने लगी। विनोद नगर में तो मेट्रो डिपो के पास काफी पानी भरा दिखा। तुगलकाबाद किले के पास मेहरौली बदरपुर रोड पर भी सड़कें जलमग्न दिखी। दिल्ली में थोड़ी सी बारिश और उसके बाद जल भराव की स्थिति यहाँ देखिए किस कदर है। यहाँ पर लगातार हुई बारिश की वजह से दिल्ली के साकेत जे ब्लॉक में एक दीवार गिरने से कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। इस घटना ने आसपास रहने वाले लोगों को काफी डरा दिया। दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में एक दीवार ढह गई है और दीवार के नीचे देखिए किस तरह से जो कार हैं वो दब गई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटे इसी तरह भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगी। खबर है कि सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगी। साथ ही जांच में सीबीआई की टीम की मदद कैसे की जाएगी, इस पर भी अधिकारी आज एक बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3169 नए मामले सामने आए, जबकि 53 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1.25 लाख के पार पहुंच गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना मरीजों से बात की और उनका हालचाल जाना।
साथ ही मरीजों की देखभाल में जुटे डॉक्टरों का भी हौसला बढ़ाया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक मजेदार तस्वीर सामने आई। वहां कुछ कुत्तों ने अपने लिए रखी जाने वाली एक खास प्रतियोगिता के प्रमोशन के लिए समंदर में सर्फिंग में हाथ आजमाए और समंदर की तेज लहरों पर करतब करते नजर आए। कुत्तों के मालिक उन्हें सर्फिंग कराने पहुंचे और फिर तो कुत्तों ने मैदान मार लिया। सर्फ बोर्ड पर उनका गजब का संतुलन दिखा। लहरें कुत्तों से टकराई मगर फिर भी वो एक बार भी लड़खड़ाए नहीं, अपनी धुन में सर्फ बोर्ड पर जमे रहे। और कुछ कुत्ते तो बीच पर पूरे स्टाइल में नजर आए। वो आंखों पर काले चश्मे पहने सर्फिंग करते दिखे। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में हर साल सितंबर में कुत्तों की सर्फिंग प्रतियोगिता होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये प्रतियोगिता ऑनलाइन कराई जाएगी। ऐसे में कार्यक्रम के प्रमोशन के लिए कुत्ते सर्फिंग करने पहुंचे। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से गोदावरी नदी की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी से सटे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बताया गया कि आसपास के इलाकों में कई गांव तो पानी से डूब गए हैं और खतरे को देखते हुए पुल से वाहनों के साथ साथ ट्रेनों की आवाजाही को भी रोका गया है। तो ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। पूर्वी गोदावरी जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पर नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और इस वजह से जो आसपास के कई गांव हैं वो भी डूब चुके हैं। ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कई गांव बाढ़ की वजह से डूब चुके हैं। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर बिहार के कई जिलों में जश्न मनाया गया। इस मामले में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच लगातार खींचतान चल रही थी। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बिहार में कई जगहों पर लोगों ने खुशी जाहिर की, जिनमें एक सहरसा में तो कुछ लोगों ने खूब आतिशबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही हाई प्रोफाइल सुशांत केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा, सहरसा के इन लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पटाखे फोड़े और मुंबई पुलिस के खिलाफ और बिहार पुलिस के समर्थन में नारेबाजी की। पुलिस मुर्दाबाद, 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 बिहार पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाया था और उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस मामले की सीबीआई जांच की मांग ने तूल पकड़ लिया था। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी और सुशांत केस की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि मुंबई पुलिस की जांच में कुछ गलत नहीं और उसे जांच का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने जांच एजेंसियों के बीच तकरार रोकने के लिए केस सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार का सीबीआई को एफआईआर ट्रांसफर करना सही था और अगर भविष्य में सुशांत से जुड़ा कोई और मुकदमा दर्ज होगा तो उसकी भी जांच सीबीआई ही करेगी। रिया चक्रवर्ती की प्रतिक्रिया आई है सीएम नीतीश कुमार को लेकर, उस पर आप क्या कहना? उन्होंने क्या कहा ये भी मैंने सुना नहीं है, लेकिन कोई अमर्यादित टिप्पणी की है तो मैंने कहा है कि उनकी औकात ही नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट से जांच की हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई की टीम आज मुंबई के लिए रवाना होगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम में 8 मेंबर हैं, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर, डीआईजी गगनदीप गंभीर, एसपी नुपुर प्रसाद और आईओ अनिल यादव का नाम शामिल है। इस बीच मुंबई से यह भी जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगी और जांच में सीबीआई की टीम का सहयोग करेगी। हालांकि सीबीआई को जांच में सहयोग किस तरह से किया जाएगा, इस मुद्दे पर आज महाराष्ट्र सरकार बैठक कर सकती है। गुजरात एटीएस ने बीजेपी नेता गोवर्धन झड़फिया की हत्या की साजिश के आरोप में एक शूटर को गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से गैंगस्टर छोटा शकील गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इस शूटर ने बीजेपी नेता गोवर्धन झड़फिया की हत्या की साजिश रची थी, जिसके लिए वो एक होटल में रुका था। एटीएस के मुताबिक जब इसकी टीम इस होटल में पहुंची तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन फिर किसी तरह उसे पकड़ लिया गया। गोवर्धन भाई झड़फिया का उनके मोबाइल डेटा में से उनका नाम मिला। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में दमकल की गाड़ी ने इस आग पर काबू पाया। यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में विदेश मंत्री अलग अलग कसरत करते नजर आए।
खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित करने पर जयशंकर की तारीफ की। दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम का सितंबर में होने वाला इंग्लैंड दौरा रद्द हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना संकट में विमान सेवाओं पर लगाई गई पाबंदियों के बाद यह फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को इंग्लैंड में 2 T20 और 4 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी थी। बुधवार को कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा दिया। हालात ये हो गए कि दिल्ली एनसीआर में कई इलाके तो तालाब की तरह दिखाई देने लगी। ऐसी ही एक तस्वीर दिल्ली के पास गुरुग्राम की सामने आई, जहां पर लोग नाव चलाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि ये तस्वीरें सोहना रोड इलाके की है, जहां पर कुछ लोग नाव चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि इस इलाके में चंद घंटों की बारिश से सड़क तालाब बन गई, जिसके बाद कुछ लोग इसमें नाव में बैठे हुए दिखाई दिए। बिहार के छपरा में बाढ़ के पानी में एक मकान के ढह जाने की डराने वाली तस्वीर सामने आई। राज्य के कई दूसरे जिलों की तरह वहां भी बारिश और बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया और इसी बाढ़ की वजह से एक पुराना मकान भरभराकर नीचे गिर गया। तस्वीरों में दिखा कि वह मकान चारों तरफ से पानी से घिर चुका था। मकान के टूटते ही आसपास मौजूद लोगों के मन में डर और बढ़ गया, क्योंकि बाढ़ से सभी के मकान डूब चुके हैं। ऐसे में किसी के साथ भी यह घटना हो सकती है। हालांकि जो मकान पानी में ढह गया उसमें रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। इसके अलावा कई दूसरे इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी भी कुछ कम नहीं दिखी। बाढ़ से कट चुके इलाकों में प्रशासन की ओर से लोगों के बीच खाने का सामान बांटा गया। राजस्थान के दौसा में बांदीकुई में कुछ घंटों की बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। शहर की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई दी। यहां तक कि नगर पालिका और एसडीएम के दफ्तर में भी पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई। सड़कों पर पानी भरे होने की वजह से कई जगह हादसे भी हुए। बांदीकुई के बसवा रोड पर बाइक सवार तो अचानक पानी में ही फिसल कर गिर गया, जिसे बाद में लोगों ने उठाया। दिल्ली की एक कंपनी ने पूरी तरह स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार करने का दावा किया, जिससे यह पता चलेगा कि मरीज को कोरोना है या नहीं। अगर किसी को पहले भी कोरोना हुआ होगा तो यह टेस्ट उसकी जानकारी भी देगा। बताया गया कि इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट को आईसीएमआर की मंजूरी मिल गई और बड़ी संख्या में किट बनाने की इजाजत मिलने के बाद इसे सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। बड़े दावे हैं कि पूरी तरह से स्वदेशी है और जो पहली 1 लाख किट होंगी वो आईसीएमआर को दी जाएंगी। दावे के मुताबिक इस टेस्ट के लिए सबसे पहले मरीज की उंगली से खून लिया जाएगा, जिसे एक केमिकल में मिलाकर किट में डाला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के भीतर ये किट बता देगी कि मरीज के शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है या नहीं, और बनी तो मरीज कोरोना का शिकार कब हुआ। हम लोगों ने जो ये टेस्ट बनाया है ये आम आदमी के लिए, खुद के लिए, होम यूज के लिए भी बनाया है। कंपनी ने दावा किया कि इस टेस्ट के नतीजे 97 से 99% तक सही पाए गए। दरअसल आईसीएमआर ने देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की जरूरत बताई थी। इसी के बाद कई कंपनियों ने किट बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया, जबकि इससे पहले कोरोना का पता लगाने के लिए मरीजों का जेनेटिक टेस्ट हो रहा था, जिसमें पोहे की मदद से मुंह के रास्ते गले से नमूना लिया जा रहा था और लार के नमूने से यह पता चलता है कि मरीज इस वक्त कोरोना की चपेट में है या नहीं। लेकिन मरीज अगर कोरोना की चपेट में आकर ठीक हो चुका है तो एंटीबॉडी टेस्ट एक कदम आगे बढ़कर यह भी बता देता है, क्योंकि एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व है जो हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करने के लिए पैदा करता है। प्रवर्तन निदेशालय ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और देश भर में 20 जगहों पर छापे मारे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में ईडी की टीम ने दिल्ली में तबलीगी जमात के मुख्यालय समेत 7 ठिकानों पर धावा बोला। इसके अलावा मुंबई में 5 और कोची में 3 जगहों पर जांच टीम पहुंची। बताया गया कि अंकलेश्वर में भी एक जगह ईडी की टीम छानबीन के लिए पहुंची और इन 20 ठिकानों से जरूरी दस्तावेज के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए, ताकि मरकज के लिए आने वाले विदेशी फंड के बारे में जानकारी मिल सके। ईडी के अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी 31 मार्च को जमात के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तबलीगी जमात पर लॉकडाउन की अनदेखी कर धार्मिक कार्यक्रम करने का आरोप है। 3 एयरपोर्ट के निजीकरण पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी। केंद्र सरकार ने 3 एयरपोर्ट के निजीकरण के फैसले को मंजूरी दे दी। सरकार ने पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन्हें लीज पर देने का फैसला लिया। जो एयरपोर्ट निजी कंपनियों को दिए जाएंगे उनमें जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट शामिल हैं। 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में काम उपयोग में लाएगी।
लखनऊ में पुलिस ने एक आदमी की हत्या के आरोप में उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम है कि फूलचंद नाम के आदमी ने अंधविश्वास में करीब 5 दिन पहले अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी और फिर उसे जिंदा करने के लिए जादू टोना कर रहा था। लेकिन घर से बदबू आने के बाद लोगों ने उसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मृतक का जो भाई था, जो साथ में बैठा था, वो पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था और वहाँ पे साधना कर रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100 वेंटिलेटर की दूसरी खेप भारत को सौंप दी। ट्रंप ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ये वेंटिलेटर देने का ऐलान किया था। अमेरिका 100 वेंटिलेटर पहले ही भारत को सौंप चुका है। पूर्व घरेलू क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन 89 साल के थे। अनिल कुंबले समेत कई खिलाड़ियों ने उनके निधन पर शोक जताया। कस्तूरी रंगन बीसीसीआई के कई अहम पदों पर भी रहे। उन्होंने 1948 से 1963 तक मैसूर के लिए 36 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। अनलॉक 3 में दिल्ली में होटल खोलने की इजाजत दे दी गई है। बुधवार को हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में राजधानी में होटल को खोलने की इजाजत देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा प्रयोग के तौर पर साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि दिल्ली में जिम फिलहाल बंद रहेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट बैठक में राज्यपाल अनिल बैजल के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। बताया गया कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में सुधार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फैसला लिया, बहुत बहुत उनका आभार, और इंडस्ट्री को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हम धीरे ही सही अब शुरुआत करें, ताकि पर्यटन भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री का भी सर्वाइवल का रास्ता मार्ग प्रशस्त होगा। चीन की एक कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन बनाया जिसके लिए बहुमंजिला इमारतों में लगी आग को बुझाना बाएं हाथ का खेल है। कंपनी का दावा है कि भारी भरकम वजन उठाने की क्षमता रखने वाला यह ड्रोन अपनी तरह का दुनिया का पहला स्मार्ट ड्रोन है, जिसके लॉन्च वीडियो में एक 10 मंजिला इमारत में आग लगी नजर आई और फिर फिल्मी अंदाज में हुई विशाल ड्रोन की एंट्री। आग से 2-2 हाथ करने के लिए ड्रोन आसमान में उड़ा और हवा में पहुंचते ही आक्रामक दिखा। 10 गुना तक जूम होने वाले अपने कैमरे के जरिए उसने आग की बिल्कुल सटीक लोकेशन पता लगाई और फिर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सबसे पहले ड्रोन ने आग बुझाने वाले बम को इमारत में दागा और फिर तेज प्रेशर के साथ केमिकल की बौछार करने लगा। घंटों के काम को चंद मिनटों में निपटाकर इस ड्रोन ने कमाल तो कर ही दिखाया, और तो और दमकल कर्मियों को खुद को आग में झोंकने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने जमीन से ही इसे चलाया और इस ड्रोन ने खतरनाक मिशन को पूरा कर दिया। बताया गया कि यह ड्रोन आसमान में 600 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, यानी किसी इमारत की अगर 200वीं मंजिल पर भी आग लग जाए तो यह ड्रोन उसका सामना भी कर सकता है। साथ ही ये 150 लीटर तक आग बुझाने वाला केमिकल और 6 बम भी ढो सकता है। इसमें लेजर सिस्टम भी लगा है। कोरोना की महामारी को देखते हुए इस साल मुंबई में बीएमसी ने गणेश विसर्जन के लिए सख्त नियम बनाए हैं, जिसके तहत मुंबई में समुद्र में गणेश विसर्जन सिर्फ बीएमसी कर्मचारी ही करवाएंगे। इसके अलावा मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए बीएमसी ने अस्थायी तालाब बनाए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 5 गुना ज्यादा तकरीबन 167 तालाब बनाए गए हैं, ताकि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। साथ ही बीएमसी ने साफ कर दिया कि गणेश विसर्जन में इस साल एक घर से सिर्फ 3 से 4 लोग ही शामिल हो पाएंगे। बीएमसी ने लोगों से गणेश विसर्जन को इस साल सादगी से मनाने की अपील की है। कंटेनमेंट जोन की सोसाइटी में भी गणेश विसर्जन की इजाजत दी गई है। इस साल बीएमसी ने गणेश उत्सव को लेकर कई नियम बदल दिए हैं। उनमें से एक खास नियम है, वो है गणपति विसर्जन को लेकर। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई बीएमसी की तरफ से जो पॉन्ड खड़े कर दिए गए हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड जो है वो ज़्यादा बनाए गए हैं। उनमें से एक पॉन्ड हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये है मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जो पॉन्ड बना हुआ है। इसकी तैयारियां अभी चल रही है, क्योंकि इस साल कोरोना महामारी का संकट मुंबई में, देश में सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो मुंबई में है, जिसके चलते मुंबई बीएमसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसीलिए जगह जगह पे ऐसे आर्टिफिशियल पॉन्ड खड़े कर दिए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और जो गणेश उत्सव है वो भी लोग आसानी से मना पाए। अब देख सकते हैं तैयारियां चल रही है। यहाँ पर पानी डाला जाएगा और यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी रहेगी। मुंबई बीएमसी और मुंबई पुलिस की भी इसलिए मदद लेगी, क्योंकि ताकि भीड़भाड़ ना हो। कोरोना के कहर और चीन विरोधी प्रदर्शनों में हुए बवाल के बाद हांगकांग में हीगोस तूफान ने उथल पुथल मचा दी। वहां के मौसम विभाग ने तूफान को देखते हुए 1 से 10 के स्केल पर इससे सबसे खतरनाक से महज 1 कम नंबर 9 की चेतावनी जारी की, जिसकी वजह से पूरी रात तेज बारिश और हवाएं चली और सुबह जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक गाड़ी का तो कचूमर निकला दिखा। वहीं एक इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए और सारा सामान तहस नहस नजर आया।
इससे पहले हिगोस तूफान की वजह से हुई मूसलाधार बारिश में हांगकांग पानी पानी हो गया। पेड़ मौसम की मार झेल नहीं पाए और उखड़कर सड़क किनारे गिर गए। एक इमारत पर लगा बड़ा पोस्टर भी फटकर नीचे लटकता नजर आया। समंदर की उफान मारती लहरों के पानी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सड़क पर बैरियर रखे दिखे, लेकिन इस खतरनाक मौसम में भी कुछ लोग मस्ती करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। एमपी में कन्यादान योजना में मिलने वाली मदद सरकार घटा सकती है। एमपी सरकार कन्यादान योजना में मिलने वाली 51,000 की मदद को घटाकर 28,000 कर सकती है। पिछली कमलनाथ सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने का ऐलान किया था, जबकि उससे पहले शिवराज सरकार की ओर से गरीब जोड़ों को 28,000 रुपए ही दिए जाते थे। यही वजह रही कि सत्ता में लौटते ही बीजेपी ने ये राशि घटाने के संकेत दे दिए। कमलनाथ जी ने तो राजनीति करके वोट लेने के लिए किए थे। 51,000 रुपए मतलब बहुत होते हैं। दिल्ली के संगम विहार में अंडों के विवाद में हत्या कर दी गई। दावा किया गया कि एक दुकान में एक ईंट गिरने से कुछ अंडे टूट गए, जिससे दुकानदार भड़क गया। इसके बाद गुस्साए दुकानदार ने उस लड़के की हत्या कर दी जिसके मकान से ये ईंट गिरी थी। यूपी के हापुड़ में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से भिड़ गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज एनरिक नोकिया को टीम में शामिल कर लिया। वो इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स की जगह लेंगे, जिन्होंने निजी कारणों से खुद को आईपीएल के 13वें सीजन से अलग कर लिया था। बिहार के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं और वहां का वैशाली भी बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वैशाली के भगवानपुर इलाके में तो बाढ़ की वजह से हजारों लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि वहां बीते कई दिनों से बाढ़ का पानी भरा हुआ है। पानी भी इतना कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि बहुत मजबूरी में जो निकल भी रहे हैं, उन्हें कमर से ऊपर तक पानी में डूबकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से वहां इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जिसके बाद लोगों ने खुद ही बांस के डंडों से पानी के ऊपर रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का। कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहाँ लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल चुके हैं। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि अगर जल्द उनकी सुध नहीं ली गई तो वो भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। म्यांमार के मदाया में मौजूद मार्बल वाले पहाड़ों के सहारे कई पहाड़ियों से गुजारा करते आ रहे कारीगरों के सामने उन्हें निजी कंपनियों से बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। ये कारीगर इन पहाड़ों के पत्थरों को तराशकर गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाते आ रहे हैं, जिनसे वो अपना और अपनों का पेट पालते हैं। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें सफेद पत्थरों की धूल में सिर से पांव तक लिपटे कुछ कारीगर उन्हें आकार देते नजर आए। कोई हथौड़े से तो कोई पत्थर घिसने वाली मशीन की मदद से मूर्तियां बनाता दिखा। लेकिन जब से निजी कंपनियों को इन पहाड़ों के जरिए कमाई करने की मंजूरी मिली है, तब से इन कारीगरों को मार्बल वाले इन पहाड़ों के खत्म हो जाने की चिंता सताने लगी। बताया गया कि इन पहाड़ों के पास बसे एक गांव में रहने वाले इन कारीगरों में 80% लोग इन्हीं पहाड़ों से बनी मूर्तियां बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से जामनी नदी का पानी अब पुल को पार करके बह रहा है। जिस पुल पर कल तक गाड़ियां आ जा रही थी, वहां पर अब नदी के पानी का तेज बहाव है। टीकमगढ़ में मोहनगढ़ और जेरोन को जोड़ने के लिए ये एकमात्र पुल है जहां पर नदी के उफान की वजह से फिलहाल आवाजाही बंद है। बावजूद इसके लोग खतरा उठाकर नदी के पानी के तेज बहाव के बीच ही पुल को पार कर रहे हैं। लोग भी मानते हैं कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन इनके पास आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। चीन के सिचुआन प्रांत में सैलाब में फंसे लोगों के लिए ड्रोन जीवन रक्षक साबित हुए। वहां भारी बारिश की वजह से 2 लोग एक नदी के बीच फंस गए थे, जो ऐसे उफान मार रही थी कि उसकी तेज लहरों पर नाव चलाना नामुमकिन था। ऐसे में जब सारी कोशिशों ने जवाब दे दिया तो ड्रोन काम पर लगाए गए। सामने आई एक तस्वीर में रस्सियां, लाइफ जैकेट और दूसरा सामान लेकर एक ड्रोन आसमान में उड़ा और नदी के बीच फंसे 2 लोगों के पास पहुंचता नजर आया। इसके बाद नदी को रस्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक बांधा गया और दोनों को तेज बहती नदी के बीच से सुरक्षित निकाला गया। बताया गया कि इस मुश्किल बचाव अभियान को पूरा करने में 8 घंटे लग गए। सरकारी नौकरियों के लिए अब अलग अलग परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सभी नॉन गैजेटेड नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी, जो सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम से होगी और इसमें मिले नंबर की मान्यता 3 साल तक की होगी। यानी कोई छात्र अपनी योग्यता और
पसंद के मुताबिक अपने नंबर के आधार पर इन 3 सालों में अलग अलग नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएगा। फिलहाल सरकारी नौकरियों के लिए देश भर में 20 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो परीक्षाएं लेती हैं। एनआरए के गठन का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में रखा था। विरोध प्रदर्शन की वजह से उत्तर दिल्ली में नगर निगम को बैठक टालनी पड़ी। उत्तर दिल्ली में नगर निगम के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद नगर निगम ने अपनी बैठक टाल दी। दावा है कि इस बैठक में कुछ टैक्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया जाना था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ बैंड वालों ने प्रदर्शन किया और कोरोना संकट में उनके सामने रोजगार की दिक्कत होने का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने सरकार से शादी समारोहों के नियमों में थोड़ी ढील देने की अपील की। बैंड वालों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। झारखंड के जमशेदपुर में मूर्ति विसर्जन करने गए 3 लड़के नदी में बह गए। इसकी जानकारी मिलते ही नदी किनारे मौजूद मछुआरों ने किसी तरह 2 लड़कों को तो बचा लिया, लेकिन एक की मौत हो गई। अगर डूबने की सूचना आया था, एक लड़का को बचा लिया गया है और एक लड़का को डूब गया था, उसे गोताखोर के माध्यम से निकलवाया गया है। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी पर पलटवार किया कि अगर इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाए। चीन के सिचुआन प्रांत में आई भीषण बाढ़ में सैकड़ों लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहां मुश्किल हालात में फंसे लोगों को बचाने की कई तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में राहत और बचाव दल का एक सदस्य गर्दन तक पानी में डूबा दिखा और उसके कंधे पर एक छोटा बच्चा बैठा नजर आया। इस बच्चे को उसके परिवार समेत बचाया गया। इसके अलावा एक मकान की दूसरी मंजिल से एक बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए भी बचाव दल ने पूरी ताकत लगा दी। इसी तरह और भी कई इलाकों में जाकर मुश्किल हालात में फंसे कई लोगों को बचाया गया। सिचुआन में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है, इसलिए वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए 24 घंटे अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से वहां की कई रिहायशी इलाके डूब चुके हैं और कई मकानों की पहली मंजिल तक पानी भर चुका है। बताया गया कि अब तक वहां से हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन कई लोग अब भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक बिजली घर में आग लग गई, जिस पर 3 घंटे बाद काबू पाया जा सका। आग सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर में लगी और कुछ ही देर में आसपास के कई और ट्रांसफार्मर भी आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद वहां से तेज लपटें उठने लगी। बताया गया कि आग करीब 4 घंटों तक ट्रांसफार्मरों को जलाती रही, जिसके बाद वहां फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। ये आग लग रही है जी, 4 घंटा होगा तो गाड़ी आ रही है। दमकल कर्मचारी आग की लपटों पर लगातार पानी की बौछार करते रहे, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। ट्रांसफार्मर भीषण लपटों में घिर चुके थे और वहां से उठ रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। हालांकि कई कोशिशों के बाद आग बुझा ली गई। इस आग में कितने ट्रांसफार्मर जले इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन हादसे से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई। भारी बारिश से जूझते गुजरात के राजकोट में एक बाइक सवार की उफनती नदी में बहने का एक डराने वाला वीडियो सामने आया। ये घटना उस वक्त हुई जब बाइक सवार उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लापरवाही ने उसे बड़े खतरे की तरफ धकेल दिया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़के अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। पहले उन्होंने सैलाब के बीच फंसी उसकी मोटरसाइकिल को खींचकर बाहर निकाला और इसके बाद रस्सी की मदद से बाइक सवार को भी ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर तो सड़कों पर पानी भरने की शिकायतें भी मिली हैं। आज भी बारिश की वजह से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले भी दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जैम लग गया था और आज सुबह भी सड़कों में पानी भरने की तस्वीरें सामने आई, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। पुल प्रहलादपुर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर तो बस ही डूब गई है पानी में और भारी बारिश के ये साइड इफेक्ट्स हैं। आप देखिए, यहाँ पर सड़कें तालाब बन चुकी हैं, बस डूब चुकी है, निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। ये गुरुग्राम की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और कहा जा सकता है कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं और अब दफ्तर जाने का समय है।
ऐसे में लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक बस डिपो है जहां पर बसें खड़ी हुई हैं, लेकिन यात्री बेहद परेशान हैं। नजफगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, बाइक ही पानी में फंस चुकी है और बाइक को निकालने की कोशिश जारी है। एक बुजुर्ग छाता लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और रास्ते को पार करने की कोशिश करते हुए, ये देखिए, ये दरअसल परेशानी भी बढ़ा सकता है जिस तरीके से बाइक सवार इस पानी में बाइक को ले जा रहा था। नोएडा की तस्वीरें आप देखिए, नोएडा में भी बारिश से बुरा हाल है। यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और सुबह से यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। कल भी भारी बारिश हुई थी जिससे लोगों को जाम से जूझना पड़ा था और आज भी ये कहा गया है कि लोगों को भारी दिक्कतें हो सकती हैं। अभी भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के आईटीयू की तस्वीरें आप देखिए, भारी जैम, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली वालों की मुश्किलें और बढ़ जाती है। एक तो बारिश का सितम, ऊपर से जैम की मार, और दफ्तर जो लोग पहुंचना होता है जिनको समय पर, वो काफी देर से पहुंचते हैं। आप देखिए यहाँ पर गाड़ियां रेंग रही हैं और ना जाने कितनी देर लगेगी इन लोगों को इस रास्ते को पार करने के लिए। और कहा जाता है कि जब ऐसी भारी बारिश होती है तो फिर जब जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलना चाहिए। भारी बारिश के बाद ये है जैम की स्थिति। दिल्ली का आईटीयू जो कि काफ़ी यहाँ पर भीड़भाड़ रहती है, यहाँ पर पहले से ही ट्रैफिक जैम की समस्या रहती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आती है, इस रास्ते को पार करती है। और ऐसे में अब इस बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जैम से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। 9:30 बज चुके हैं, दफ्तर जाने का समय है और ऐसे में लोगों को कल भी देरी हुई थी दफ्तर पहुँचने में, आज भी दिल्ली का यही हाल है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली के मोतीबाग से प्रियंका कांडपाल, सरिता विहार से दीपक रावत हैं। हम सबसे पहले चलते हैं दीपक के पास। दीपक, सरिता विहार में इस वक्त क्या स्थिति है? और देखिए, सरिता विहार की अगर स्थिति बताएं तो तस्वीरें के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है दिल्ली का। सरिता विहार का ये वो रास्ता है जो कि बदरपुर की तरफ जाता है और ये मुख्य रास्ता है। इस रास्ते में पानी भर गया है। पानी इतना ज्यादा है कि देखिए ट्रक को भी निकलने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। कई सारी गाड़ियां जो है वो बीच रास्ते में फंस गई हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि 1 से 2 मोटर लगाई गई थी लेकिन दोनों की दोनों मोटर पानी नहीं निकाल पाई क्योंकि लगातार पानी भर रहा है, लगातार बारिश हो रही है और मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ गई लोगों की। लोगों को दफ्तर जाना था। सर, कहाँ जाना था आपको? फरीदाबाद जाना था, तो नहीं जा पाएंगे? नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा या फिर इधर उधर से जाना पड़ेगा। तो ये तो कल भी ऐसे भरा हुआ था, कैसे निकले थे? कल तो जिस टाइम निकले थे उस टाइम नहीं भरा हुआ था। उस टाइम निकल गए थे। कहाँ जाना था सर? बल्लभगढ़। तो ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये देखिए, थोड़ा पास से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि कई गाड़ियां हैं जो कि निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बीच पानी में ही फंस गई हैं। अभी भी आप देखिए कि एक ऑटो जो कि यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है वो आधा डूब चुका है पानी में। ये सामने तस्वीरें आपके सामने सरिता विहार इलाके की। अगर हम जब नोएडा से यहाँ पहुँचे थे तो हमें करीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया क्योंकि सिर्फ इसी इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली और एनसीआर के ज़्यादातर इलाकों का कुछ यही हाल है। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की नज़र आ रही हैं। ये देखिए, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 से 2 मोटर लगाई गई लेकिन वो मोटर भी पानी को नहीं निकाल पाई हैं। पानी लगातार बढ़ बिल्कुल। तो दीपक, ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। कुछ घंटों की बारिश को दिल्ली झेल नहीं पाती है। प्रियंका के पास चलते हैं जो मोतीबाग इलाके में मौजूद हैं। प्रियंका, मोतीबाग से आप हमें क्या तस्वीरें दिखाने वाली हैं? जी बिल्कुल जसप्रीत, मैं सीधी तस्वीरें आपको यहाँ हो रही ट्रैफिक जाम की दिखाती हूँ। रिंग रोड का ये पूरा इलाका है। धौला कुआं से जो जाम शुरू हुआ है, स्लो ट्रैफिक शुरू हुआ है, वो मोतीबाग और मोतीबाग के बाद सरोजनी नगर और इसी तरीके से पूरी डीएनडी में कहीं कहीं गाड़ियां तेज दौड़ रही हैं। अदरवाइज पूरा स्लो ट्रैफिक है और ये रोज़ की स्थिति है। कल भी यहीं की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। आज वाटर पंप ज़रूर मौजूद है लेकिन स्थिति में किसी तरीके का कोई सुधार नहीं है। लंबा जाम जहां तक आपकी नज़र जाएगी इस पूरी रोड में इसी तरीके से गाड़ियां चल रही हैं, रुक रही हैं। बेहद स्लो ट्रैफिक है और ऊपर से बारिश जो है वो आज बंद नहीं हो रही है। रिमझिम बारिश लगातार चल रही है। बारिश कम ज़रूर हो रही है लेकिन बंद नहीं है। ऐसे में वाटर लॉगिंग की समस्या है। आप देखेंगे रोड के एक एक हिस्से में पूरा पानी भरा रहता है। इसलिए 4 लेन की सड़कों में भी सिर्फ 2 लेन में गाड़ियां चलती जिसकी वजह से
सड़क सक्रिय हो जाती है और जाम जैसी स्थिति होती है। जैसे यहाँ 4 लेन में गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन आगे वो 2 लेन हो जाती है क्योंकि वाटर लॉगिंग है। तो जाहिर तौर पर पूरा असर यही दिल्ली की ट्रैफिक पर बारिश का देखने को मिल रहा है। मायापुरी की बात करें, वहाँ पर जाम है। मोती नगर से शादीपुर जाने वाले रास्ते पे जाम है। धौलाकुआं का ये पूरा स्ट्रेच मोती बाग तक जाम है। उसके बाद सरोजनी नगर से लेकर आगे मूलचंद तक जाम है। तो इस तरीके से हर एक जगह, जो कि क्योंकि ये पीक आवर भी चल रहा है, एक ऐसा टाइम है जब लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो आज निश्चित तौर पर वो तमाम लोग लेट होने वाले हैं क्योंकि गति जो है वो बेहद स्लो है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं जाम की। ये देखिए किस तरीके से धौलाकुआं का जो ये जाम फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो रूट है जो यहाँ से रिंग रोड से होता हुआ नोएडा पहुँचता है। तो ये बिल्कुल प्रियंका, एक तो बारिश की मार, ऊपर से जाम से 2-4 होना पड़ रहा है लोगों को। ये है देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। दीपक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं जो सरिता विहार में मौजूद हैं। दीपक, अब से कुछ देर पहले आपने हमें सरिता विहार की तस्वीरें दिखाई थी, जो तस्वीरें डराने वाली हैं क्योंकि गाड़ियां डूब चुकी हैं वहां पर, और हर साल दिल्ली में ऐसी बारिश होती है, उसके बावजूद निकासी के इंतजाम नहीं होते हैं। जी, जाहिर तौर पर अगर निकासी के इंतजाम किए गए होते तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। आप देखिए कि कुछ बाइक सवार जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बाइक जो है खराब हो गई है, उन्हें बाइक ही अब सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ी है। एक वैन थी जो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो वैन देखिए बीच पानी में फंसी हुई है। कुछ ट्रक जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आगे खड़े हुए हैं क्योंकि उनके भी गाड़ी में पानी भर गया है और वो खराब हो गए हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि लोग जिनको जल्दी कहीं पहुँचना था, जिन्हें दफ्तर पहुँचना था, जिन्हें किसी ज़रूरी काम से निकलना था, उन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो वो बीच रास्ते में ही फंस गए। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जब लोग यहाँ से वापस मुड़ रहे हैं। ये देखिए या वापस, क्योंकि पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर थोड़ी देर पहले पानी नहीं था, लेकिन अब पानी यहाँ तक भर चुका है और ये तमाम लोग जो हैं वो आगे जाने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आगे गए तो वो भी पानी में फंस जाएंगे। ये देखिए अब लोग यहीं से ही वापस मुड़ रहे हैं, रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। और इस वक्त मैं अगर अपनी तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त मैं भी पानी में हूं क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर पानी नहीं था जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन अब ये धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है। 2 वाटर पंप लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी ये पानी नहीं निकल पा रहा। आप देखिए बिल्कुल दीपक, आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में पानी भर रहा है। दीपक और प्रियंका, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम आपको गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं। गुरुग्राम में भी कल से ही रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हाल बेहाल है। वहां कई सड़कों पर घुटनों से भी ऊपर तक पानी जमा हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 29 के पास और यहां पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहां पर जल भराव है। ये जो सड़क है ये सीधे सिग्नेचर टावर की तरफ जा रही है। यहां पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं और यहां देखिए जल भराव कितना है और जितनी भी गाड़ियां इस सड़क पे आ रही है वो सभी रुक जा रही है क्योंकि कोई भी गाड़ी अपने आप को इस बारिश के पानी में फंसाना नहीं चाहती और काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर एकत्रित है। आप देख सकते हैं बारिश का पानी है। एक स्कूटी चालक यहाँ पर मौजूद है, सीधा हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये क्यों आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, आगे जाने का कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, कोई रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। तो यही एक रास्ता आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे करके निकलते हैं। कहाँ जाना है आपको? सेक्टर 43। सेक्टर 43 जाना है और ये यहीं पर रुके हुए और भी कई गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई है। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये बताइए कहाँ जाना है आपको, क्यों यहाँ रुक रहे हैं? मेरे को माता मंदिर जाना है, पानी की वजह से रुक रहा हूँ यहाँ। पानी की वजह से रुक रहा है? माता मंदिर जाना, माता मंदिर। आपको डर है कि कहीं आपकी फंस ना जाए गाड़ी? फंस जाएगा पानी के अंदर। तो जितनी भी गाड़ियां हैं सब अपने आप को बचाकर यहाँ पर चल रही है। ये भी गाड़ी यहाँ रुक गई है। आप क्यों रुक गए हैं यहाँ पे? पानी भरा हुआ है। और भी पीछे कहीं आपको दिखा पानी भरते? पूरे गुड़गांव में भरा हुआ है। पूरे गुड़गांव में भरा हुआ है, गुरुग्राम में। हम प्रियंका के पास चलते हैं जो मोतीबाग इलाके में मौजूद है। प्रियंका, आपने कुछ देर पहले जैम की तस्वीरें दिखाई थी और ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी कहा गया था कि आज भी लोगों को भारी जैम से जूझना पड़ सकता है। अगर संभव हो पाए तो कुछ लोगों से बातचीत भी करिए। जी, मैं आपको पहले तो जाम की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप सीधा जाम की फिलहाल तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो जाम है वो बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल पीक आवर्स हैं जब लोग घरों से अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और ऐसे में ये ट्रैफिक जैम जो अभी फिलहाल धौलाकुआं स्ट्रेच पर आपको दिख रहा है, ब्रार स्क्वायर तक बढ़ गया है। लोग मेंटली प्रिपेयर होकर आज आए हुए हैं घर से कि आज जाम में फंसना ही फंसना है क्योंकि हालात जो है वो दिल्ली में खास तौर पर रिंग रोड, जिसे लाइफ लाइन कहा जाता है दिल्ली के लिए, दिल्ली की सबसे बेहतरीन सड़कें मानी जाती हैं,
वहां पर भी जाम की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। आप ITO ब्रिज की बात कर लीजिए, आप रिंग रोड की बात कर लीजिए, जरा से बारिश होने पर यहाँ जाम हो जाता है। और यही तस्वीरें अभी लगातार बनी हुई हैं। वो लोग जो ऑफिसेस के लिए निकले थे वो लोग जाम में फंसे हुए हैं। पूरे रिंग रोड की अगर बात की जाए, खास तौर पर धौलाकुआं का जो ये स्ट्रेच है, यहाँ से लेकर सरोजनी नगर तक की बात की जाए तो कहीं ट्रैफिक रुक रहा है, चल रहा है, लेकिन स्मूथ कहीं भी नहीं है। स्लो ट्रैफिक है। गाड़ियाँ आगे की आपको 2 लेन चलती हुई नजर आएंगी तो पीछे की 3 लेन आपको बिल्कुल खड़ी नजर आएंगी। लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनकी गाड़ियाँ आगे निकलेंगी। वाटर पंप्स आज सड़कों में जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन उनका असर नजर नहीं आ रहा है। वाटर लॉगिंग रिंग रोड में कल की तुलना में आज कम दिख रही है, लेकिन जाम नहीं दिख रहा है, कम दिख रही है। बिल्कुल, तो आज तो प्रियंका दफ्तर पहुंचने में देरी होगी ही होगी। प्रियंका और दीपक दोनों नजर बनाए रखिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे।